ना तो किसी पक्षी की चहचहाट थी और ना ही हवा की सरसराहट। ये एक बहुत ही धीमी और रुक रुक कर आने वाली आवाज़ थी, जैसे कोई गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहा हो लेकिन उसमें पर्याप्त शक्ति ना हो। वो आवाज़ धुंध भरे पहाड़ों के नम और ठंडे जंगल में गूंज रही थी, जहां सुबह हमेशा सड़े हुए पत्तों, गीली मिट्टी की गंध और एक ऐसी सघन शांति से भरी होती थी कि कुछ कदम चलने पर भी अपनी धड़कन साफ सुनाई दे। आर्यन रुक गया। वो काफी देर तक स्थिर खड़ा रहा। उसका हाथ अभी भी उसके कंधे पर लटके बांस के अंकुरों से भरी टोकरी की रस्सी को कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखें सामने की ओर टिकी थीं, लेकिन कान हर आहट को सुनने के लिए सतर्क थे। वो बचपन से ही जंगल का अभ्यास था, जंगली जानवरों की आवाज़ों और टहनियों के टूटने के शोर से वाकिफ था। लेकिन ये आवाज़ वैसी नहीं थी जैसे उसने पहले कभी सुनी हो। इसमें कुछ गलत होने का एहसास था, जैसे कोई ऐसी चीज जो यहां नहीं होनी चाहिए थी। आर्यन ने थूक निगला और अपनी गति धीमी कर दी। उसने अपने हाथों से सामने की नीची टहनियों को हटाया और फिर उसने उसे देखा। एक वयस्क व्यक्ति, एक विशाल पेड़ के तने से मजबूती से बंधा हुआ। पेड़ की छाल इतनी खुरदरी थी कि वो उस आदमी की खाल में चुभ रही थी। रस्सियां उसके सीने और पेट के चारों ओर कई बार लिपटी हुई थीं। इतनी कसी हुई कि उसके कपड़े फट गए थे और पीली पड़ चुकी त्वचा पर नीले निशान उभर आए थे। उसके दोनों हाथ पेड़ के पीछे की ओर खींचकर इतनी बेरहमी से बांधे गए थे कि वे सुन्न पड़ चुके थे। उसके सीने पर रस्सियों के घेरे के ठीक बीच में एक अजीब सा उपकरण था, एक छोटा धातु का ब्लॉक, जिसमें पतले बिजली के तार जुड़े थे और जो एक छोटे से कंट्रोलर से जुड़ा था। आर्यन को नहीं पता था कि वो क्या है, लेकिन वो एक बात निश्चित रूप से जानता था। वो चीज किसी जंगल जाने वाले व्यक्ति की नहीं थी, वो इस जगह की नहीं थी। उस आदमी का सिर एक तरफ झुका हुआ था। उसकी ठुड्डी धूल और सूखे पत्तों से सनी थी। उसके होंठ फटे हुए थे और इतने सूखे थे कि खून की एक पतली परत जम गई थी। उसकी आंखें आधी खुली थीं, धुंधली सी, जैसे वो चेतना और अचेतनता के बीच कहीं तैर रहा हो। कुल मिलाकर वो ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ बहुत लंबे समय से पड़ा हो, इतना लंबा समय कि जंगल की ठंड उसकी हड्डियों तक पहुंच गई थी और जीवन बस एक पतले धागे के समान रह गया था। आर्यन की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन जिसने उसे हिलने तक नहीं दिया वो बंधे हुए आदमी का दृश्य या वो डरावना उपकरण नहीं था, बल्कि वो क्षण था जब उस आदमी ने थोड़ा सा हलचल की, धीरे से अपना सिर उठाया और उन दोनों की आंखें आपस में मिली। वो किसी याचक की नजर नहीं थी और ना ही वो मरने वाले व्यक्ति की नजर थी। उन लाल धसी हुई आंखों में कुछ बहुत अलग था, एक ऐसे व्यक्ति की दर्दनाक स्पष्टता जिसने सब कुछ समझ लिया हो, जैसे उसे पता हो कि वो कहाँ है, वो वहाँ क्यों है, और वो अच्छी तरह जानता था कि जिसने उसके साथ ये किया है वो कोई अजनबी नहीं था। उस नज़र में एक ठंडी निराशा थी, कोई घबराहट नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बल्कि वो पानी के नीचे जमी मिट्टी की तरह शांत और भारी थी। आर्यन अनजाने में कांप उठा। उसने लोगों को दर्द में देखा था, उन्हें रोते हुए देखा था, लेकिन उसने पहले कभी ऐसी नज़र नहीं देखी थी। एक ऐसे व्यक्ति की नज़र जो जानता था कि उसे धोखा दिया गया है, और वो जानता था कि वो गद्दार उसे केवल इस दुनिया से मिटाना चाहता था। उस आदमी के होंठ फड़फड़ाए। कुछ पल बाद उसकी आवाज निकली, जो सूखी रेत पर रगड़ने जैसी कर्कश और फटी हुई थी। लेकिन उन्होंने मुझे यहां मिलने के लिए नहीं छोड़ा था। वो वाक्य बहुत छोटा था, लगभग एक फुसफुसाहट, लेकिन आर्यन के लिए वो बिजली की कड़कड़ाहट से भी अधिक भारी था। उसे इसका पूरा अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन वो इतना समझ गया कि उसे डर लगने लगा। ये किसी अजनबी से मिलने वाले बच्चे का अस्पष्ट डर नहीं था, बल्कि एक सहज डर था। जब आपको एहसास होता है कि आप किसी ऐसी चीज के सामने खड़े हैं जो बहुत गलत है, बहुत बुरी है और आपकी क्षमता से बाहर है। लेकिन आर्यन के दिमाग में एक विचार बिजली की तरह कौंधा, मुझे भागना चाहिए, गांव वापस जाकर बड़ों को बताना चाहिए। वही सबसे सुरक्षित रास्ता था। वो सिर्फ 11 साल का बच्चा था, कोई नायक नहीं। लेकिन फिर आर्यन ने उस आदमी की ओर फिर से देखा।
उसके सीने की कमजोर धड़कन देखी, उसके हाथों को देखा जो बहुत देर तक बंधे रहने के कारण नीले पड़ चुके थे, और वो एक बहुत ही सरल लेकिन क्रूर बात समझ गया। अगर वो इस समय चला गया तो ये आदमी निश्चित रूप से मर जाएगा। उस विचार ने आर्यन के सीने पर इतना बोझ डाल दिया कि उसे एक गहरी सांस लेनी पड़ी। उसके दिमाग में उस समय केवल एक सवाल था, अगर मैं चला गया तो क्या मैं शांति से जी पाऊंगा? आर्यन ने एक और कदम बढ़ाया। हर बढ़ते कदम के साथ उसके अंदर का डर बढ़ता गया, लेकिन साथ ही एक एहसास भी बढ़ा कि वो एक सीमा पर खड़ा है। वो आदमी आर्यन को ध्यान से देख रहा था, जैसे वो भी ये समझ रहा हो। उसने कोई हिंती नहीं की, बस धीमी आवाज में कहा, बेटा चले जाओ। इसमें मत फंसो। उसी बात ने आर्यन को ठिठकने पर मजबूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि इस स्थिति में भी वो आदमी उसके बारे में सोच रहा था। आर्यन ने अपनी बांस की टोकरी जमीन पर रख दी। उस आदमी के चारों ओर कसी हुई खुरदरी रस्सी को छूते समय उसके हाथ कांप रहे थे। आर्यन ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में खुद से कहा, पहले मैं रस्सी खोलता हूं। वो रस्सी सख्त और खुरदरी थी, जिससे आर्यन के हाथ छिल रहे थे। वो उसे तुरंत नहीं खोल सका। ज्यादा जोर मत लगाओ। उस आदमी ने कहा, मेरे पास ताकत नहीं बची है। आर्यन ने सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली और अपने हाथों की गति धीमी कर ली। उसने अपनी उंगलियों को रस्सी और फटे कपड़ों के बीच फंसाया। जब वो नीचे झुका तो उसके नथनों में गंध समा गई। वो जंगल की नहीं थी, वो किसी दवा की तीखी गंध थी, जिसमें पुरानी शराब और ठंडे पसीने की गंध मिली हुई थी। अंकल, क्या आपने कुछ पिया था? आर्यन ने पूछा। वो आदमी काफी देर तक खामोश रहा। रात के खाने की शराब का स्वाद अजीब था। उसने बड़ी मुश्किल से कहा। आर्यन ने कभी नहीं सोचा था कि एक भोजन इतना खतरनाक हो सकता है। उसकी आंखें अनजाने में उस आदमी के सीने पर लगे उपकरण की ओर चली गईं। ये क्या है? आर्यन हिचकिचाया। क्या आपको पता है कि ये क्या है? उस आदमी ने अपना सिर हिलाया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने इसे यहां पाया। उनका इरादा मुझे कहीं जाने देने का नहीं था। उस बात ने आर्यन का गला रुंध दिया। वो समझ गया कि इस आदमी को यहां उस चीज के साथ कैद किया गया था। सन्नाटा छा गया। आर्यन ने इधर उधर देखा। उसकी नजर पेड़ के पास पड़ी। एक धारदार पत्थर पर पड़ी। उसने उसे उठाया और रस्सी पर रगड़ने की कोशिश की। हर बार जब रस्सी से आवाज आती, आर्यन उस उपकरण की ओर देखता, इस डर से कि कहीं एक झटके से सब खत्म न हो जाए। आपका नाम क्या है? आर्यन ने पूछा। विक्रम। उस आदमी ने जवाब दिया। विक्रम के लिए नाम बताना ऐसा था जैसे अपने अस्तित्व के उस हिस्से को पकड़ना जो अभी तक छीना नहीं गया था। अचानक रस्सी से एक छोटी सी चटक की आवाज आई। हो गया, एक धागा लगभग कट गया है, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर एक हल्की आवाज के साथ रस्सी का पहला घेरा टूट गया। विक्रम का सीना और तेजी से फूलने लगा, जैसे उसे शिकंजे से ढील मिल गई हो। उसे जबरदस्त खांसी आने लगी। अंकल, क्या आप ठीक हैं? आर्यन ने उसके कंधों को पकड़ लिया। रुको मत। रुक मत, विक्रम ने फटी हुई आवाज में कहा। अगर रुक गए तो मुझे नहीं पता कि मैं इसे सह पाऊंगा या नहीं। आर्यन ने सिर हिलाया। वो समझ गया कि उसे इस घायल आदमी को जंगल से बाहर ले जाना होगा। दूसरी रस्सी घिसने लगी और उसी समय कहीं जंगल में बहुत दूर एक भारी गूंजने वाली आवाज सुनाई दी। वे वापस आ सकते हैं, विक्रम ने फुसफुसा कर कहा। आर्यन ने और भी जोर से हाथ चलाने शुरू कर दिए। दूसरी रस्सी भी आखिरकार टूट गई। विक्रम का शरीर आगे की ओर गिर गया। आर्यन ने समय रहते उसे थाम लिया। अंकल, क्या आप खड़े हो सकते हैं? विक्रम ने अपनी कांपती टांगों के बल उठने की कोशिश की, लेकिन अंत में वे दोनों जमीन पर बैठ गए। कोई बात नहीं, विक्रम ने कहा। आर्यन, मुझे थोड़ा समय दो। आर्यन ने विक्रम के सीने की ओर देखा। अंकल, मैं इसे नहीं निकाल सकता, मुझे डर लग रहा है। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। इसे मत छूना, अगर ये फट गया तो हम दोनों। विक्रम अंकल, आर्यन ने कहा, हम यहां नहीं रह सकते। विक्रम ने उसकी ओर देखा। तुम्हें लगता है कि वे वापस आएंगे? आर्यन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। जिसने भी ऐसा किया है, वो इसे अधूरा नहीं छोड़ेगा। तो फिर कहां चले?
विक्रम ने पूछा। आर्यन ने दाहिनी और एक कठिन ढलान की ओर देखा। मेरे पीछे आइए, ये मुख्य रास्ता नहीं है। विक्रम ने धीरे से मुस्कुराया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आसान रास्तों पर चलने की आदत डाली है। अब हर रास्ता कठिन है। आर्यन ने जवाब दिया, लेकिन स्थिर खड़े रहने का मतलब मौत है। विक्रम ने अपनी बची कुची ताकत बटोरी और आर्यन के कंधे पर झुक गया। वे लड़खड़ाते हुए खड़े हुए। वे कुछ मीटर ही चले थे कि विक्रम को रुकना पड़ा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। अंकल, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें धीमा कर रहा हूं। आर्यन ने अपना सिर हिलाया। धीमे चलना रुकने से बेहतर है। तभी आर्यन को कुछ और महसूस हुआ, एक ऐसी लय जो जंगल की नहीं थी। अंकल, क्या आपने कुछ सुना? विक्रम की आंखें खुल गईं। कुछ आवाज आ रही है, किसी इंजन जैसी। आर्यन ने उसे एक बड़े पेड़ के तने के पास खींच लिया। वे खुद को छांव में छिपाकर स्थिर खड़े रहे। वे एक संकरी पहाड़ी ढलान की ओर बढ़े, जहां जमीन ओस के कारण फिसलन भरी थी। आर्यन आगे आगे रास्ता दिखाते हुए चल रहा था। उसका हर कदम सधे हुए अनुभरी शिकारी की तरह था, जो सड़े हुए पत्तों के नीचे छिपे पत्थरों और जड़ों से अच्छी तरह वाकिफ था। विक्रम उसके पीछे भारी कदमों से चल रहा था। उसका हर कदम जैसे पूरे शरीर को जमीन की ओर खींच रहा हो। वो कराहना नहीं चाहता था ताकि आर्यन को उसकी तकलीफ का पता ना चले, लेकिन उसकी उखड़ती सांसों और आर्यन के कंधे को कसकर पकड़ने वाले हाथों ने सब कुछ बयान कर दिया था। मुझे माफ करना, विक्रम ने एक बार फिर फटी हुई आवाज में कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी हालत ऐसी हो जाएगी। आर्यन ने मुड़कर नहीं देखा। उसने बस शांत स्वर में कहा, अभी सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। उस वाक्य में ना कोई सहानुभूति थी और ना ही कोई कड़वाहट। वो बस एक कड़वी हकीकत थी जो सही समय पर कही गई थी। विक्रम चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि ये छोटा सा बच्चा ज्यादा बातें नहीं करता, लेकिन उसकी हर बात निशाने पर लगती थी। कुछ मीटर चलने के बाद विक्रम अचानक ठिठक गया। आर्यन के कंधे पर रखे उसके हाथ की पकड़ मजबूत हो गई और उसकी सांसें रुक रुक कर आने लगीं। रुको, मुझे एक पल के लिए खड़े होने दो, विक्रम ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि वो हवा में विलीन हो गई। आर्यन तुरंत रुक गया। उसने विक्रम के चेहरे की ओर देखा। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था और उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। उसकी आंखों में अब वो घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अथाह थकान थी। अंकल, क्या आपको चक्कर आ रहे हैं? आर्यन ने पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। सब कुछ घूम रहा है। आर्यन ने उसे एक नीची चट्टान पर बैठा दिया जो एक पेड़ की जड़ के पास छिपी थी। उसने ध्यान से विक्रम का निरीक्षण किया। जैसा उसकी दादी बीमार लोगों के साथ करती थीं। विक्रम की पुतलियां फैली हुई थीं और उसकी नजरें स्थिर नहीं थीं। आर्यन के पेट में डर की एक गांठ सी बन गई। वो दवाओं के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन वो इतना समझ गया था कि उसके शरीर में अभी भी उस चीज़ का असर ख़त्म नहीं हुआ है जो उसे दी गई थी। अंकल, क्या आपने बहुत ज़्यादा पिया था? आर्यन ने धीमे स्वर में पूछा। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से सिर हिलाया। ज़्यादा नहीं, बस एक गिलास। लेकिन उन्होंने शायद मुझे साधारण चीज नहीं दी थी। उस बात ने आर्यन को अंदर तक झकझोर दिया। उसे वो अजीब गंध याद आई और वो समझ गया कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। विक्रम को बांधना, उसे दवा देना और जंगल के इस एकांत में छोड़ना कुछ भी इत्तेफाक नहीं था। विक्रम अंकल, आर्यन ने धीरे से कहा, जिसने भी ये किया है वो रुकने वाला नहीं है। हमें आगे बढ़ना होगा। विक्रम ने आंखें खोली, एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर सिर हिलाया। वो दोबारा खड़ा हुआ, इस बार और भी सावधानी से। आर्यन ने खुद को विक्रम के सहारे के लिए तैयार किया। उसका हाथ विक्रम की कमर के पीछे से ले गया और विक्रम का हाथ अपने कंधे पर रख लिया। जब विक्रम की सांसें थोड़ी स्थिर हुईं, तो उसने अचानक बोलना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे वो जंगल को भी सुनाई न देना चाहता हो। बेटा, तुम सोच रहे होगे कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। आर्यन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वो रास्ते पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, आर्यन ने कुछ देर बाद कहा। विक्रम ने एक उदास मुस्कान दी। मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए। तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। उसने अपनी शक्ति बटोरी और रुक रुक कर सच उगलने लगा।
मैंने बहुत लंबे समय तक एक व्यक्ति पर भरोसा किया। ये सोचकर कि वो मेरा अपना है, मेरा सबसे सुरक्षित स्थान। आर्यन ने जब ये सुना तो वो समझ गया। उसे विवरण नहीं पता था, लेकिन धोखे का एहसास उसे बखूबी था। गांव में भी ऐसी कहानियां कम नहीं थीं जहां लोग एक दूसरे का फायदा उठाते थे। लेकिन उन्होंने मुझसे कोई लड़ाई नहीं की। विक्रम की आवाज भर्रा गई। कोई बहस नहीं हुई, कोई शोर नहीं हुआ। बस उन्होंने मुझे रात के खाने पे बुलाया, शराब परोसी और मुस्कुराते रहे। वो मुस्कुराहट शब्द विक्रम ने इतनी नफरत के साथ कहा कि आर्यन को अपने सीने में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। उसे अपने घर का रात का खाना और अपनी दादी का चेहरा याद आया। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई साथ बैठकर मुस्कुराते हुए खा सकता है और फिर उसे जंगल में लाकर बांध सकता है। मुझे लगा मैं थक गया हूं, विक्रम आगे बोला, और जब आंख खुली तो मैं यहां था। आर्यन को महसूस हुआ कि उसके कंधे पर विक्रम का भार बढ़ गया है। बेटा, क्या तुम्हें पता है कि वो कैसा महसूस होता है? विक्रम ने अचानक पूछा। जब तुम्हें एहसास हो कि जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया। वही गलत था। आर्यन ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, हाँ, लेकिन छोटे स्तर पर। उस जवाब ने विक्रम को काफी देर तक आर्यन की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा जैसे एक बच्चा उसे जिंदगी का पुराना सबक सिखा रहा हो। भरोसा करना एक चुनाव है, लेकिन संकेतों को नजरअंदाज करना एक जिम्मेदारी है। वे कुछ दूर और चले कि आर्यन अचानक रुक गया और जमीन की ओर झुक गया। वहां की सूखी पत्तियां कुचली हुई थीं और मिट्टी किसी जंगली जानवर के पैरों के निशान के बजाय किसी और चीज से अस्त व्यस्त थी। यहां से कोई गुजरा है, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम का दिल बैठ गया। कितनी देर पहले? आर्यन ने उस मिट्टी को छुआ जो अभी भी थोड़ी नम थी। ज्यादा देर नहीं हुई, ये अभी तक सूखी नहीं है। अब दोनों को समझ आ गया था कि वे लोग हार नहीं मान रहे थे। जंगल अब उनके लिए छिपने की जगह नहीं, बल्कि एक भूल भुलैया था जिसकी तलाशी ली जा रही थी। विक्रम अंकल, आर्यन ने तेजी से लेकिन धीमी आवाज में कहा, अब से अगर मैं कहूं रुकने के लिए तो आप रुकेंगे। अगर मैं मुड़ने को कहूं तो आप मुड़ेंगे, बिना कोई सवाल किए। विक्रम ने तुरंत हामी भर दी। वो जानता था कि अगर उसने अब भी अपनी पुरानी नियंत्रण वाली आदत दिखाई तो वो यहां मारा जाएगा। वे मुख्य रास्ते से हटकर झाड़ियों के एक घने झुंड में घुस गए, जहां टहनियां उनके चेहरों और कपड़ों को छील रही थीं। विक्रम ने दर्द बर्दाश्त किया और कोई आवाज नहीं निकाली। कुछ दूर चलने के बाद फिर से वही भारी आवाज गूंजी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा साफ। वो हवा नहीं थी, वो किसी मशीन की आवाज थी। आर्यन एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया और अपनी सांसें रोक लीं। इंजन की आवाज कभी पास आती, कभी दूर जाती, जैसे कोई बहुत सावधानी से रास्ता खोज रहा हो। विक्रम को अपना दिल इतनी तेजी से धड़कता हुआ महसूस हुआ कि उसे डर लगने लगा कि कहीं इसकी आवाज बाहर ना आ जाए। वे मुझे ढूंढ रहे हैं, विक्रम ने फुसफुसाकर पुष्टि की। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। सामने का रास्ता खुला था, पीछे मुड़ना संभव नहीं था और रुकने का मतलब पकड़े जाना था। विक्रम अंकल, आर्यन ने कहा, क्या आप पानी के बीच चल सकते हैं? विक्रम को समझ नहीं आया। पानी? आर्यन ने ढलान के किनारे की ओर इशारा किया, जहां एक सूखी हुई छोटी जलधारा यानी सूखा नाला था। वहां पानी ज्यादा नहीं था, लेकिन पत्थर बहुत फिसलन भरे थे। आर्यन जानता था कि पानी उनके पैरों के निशान मिटा सकता है, लेकिन विक्रम की हालत देखते हुए ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। मैं कोशिश करूंगा, विक्रम ने एक पल की हिचकिचाहट के बाद कहा। जैसे ही वे उस जलधारा के किनारे पहुंचे, इंजन की आवाज अचानक बहुत तेज हो गई। आर्यन ने विक्रम को खींचकर गीले पत्थरों पर उतारा। वे दोनों लगभग गिरते गिरते बचे, लेकिन एक दूसरे को थाम लिया। विक्रम का दिल पागलपन की हद तक धड़क रहा था। उस पल उसे वो बात समझ आई जो उसने इतने सालों में कभी नहीं समझी थी। जिंदगी हमेशा ताकत या पैसे पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कभी-कभी ये इस बात पर निर्भर करती है कि क्या आप किसी और पर, यहां तक कि एक बच्चे पर भी भरोसा करने की हिम्मत रखते हैं। जैसे ही उन्होंने उस ठंडे पानी में चलना शुरू किया, विक्रम जान गया कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। उस सूखी धारा के तल में पानी आर्यन की कल्पना से भी अधिक ठंडा था। ये गहरा नहीं था,
केवल टखनों तक था। लेकिन नीचे के पत्थरों पर काई की ऐसी परत थी जैसे उन पर तेल लगाया गया हो। आर्यन आगे आगे चल रहा था और हर कदम रखने से पहले उसकी मजबूती जांच रहा था, जबकि विक्रम उसके पीछे था और उसका हाथ आर्यन के कंधे को मजबूती से थामे हुए था। उसका कांपता हाथ अपने डर को छिपा नहीं पा रहा था। एक जोरदार फिसलन दोनों के लिए घातक हो सकती थी और आर्यन ये सोचने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था कि उस आदमी के सीने पर लगे उपकरण का क्या होगा। विक्रम अंकल, धीरे चलिए, आर्यन ने पीछे मुड़े बिना फुसफुसाते हुए कहा। वैसे ही कदम रखिए जैसे मैं रख रहा हूं। विक्रम ने वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब उसकी बात नहीं मान रहा था। उसके खून में दवा का असर अभी भी बना हुआ था, जिससे उसका दिमाग कभी सचेत हो जाता तो कभी धुंधला। कभी उसे अपने सामने के पेड़ डगमगाते हुए दिखाई देते, तो कभी सब कुछ इतना साफ दिखता कि उसे डर लगने लगता। वो अपने जबड़े भींचकर अपनी हर सांस और हर कदम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। पानी की ठंडक धीरे धीरे उसके जूतों में समा रही थी और उसके पैरों को सुन कर रही थी। लेकिन उसने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। वे कुछ दर्जन मीटर ही चले थे कि विक्रम का पैर फिसल गया। जूतों के नीचे से एक पत्थर लुढ़का और वो आगे की ओर गिर पड़ा। आर्यन ने तुरंत मुड़कर उसे थाम लिया। लेकिन फिर भी वे अपना संतुलन खो बैठे और एक तरफ गिर गए। विक्रम की पीठ उभरी हुई एक चट्टान से जोर से टकराई, जिससे उसे इतना तेज दर्द हुआ कि उसके मुंह से एक हल्की कराह निकल गई। आर्यन वहीं जम गया। उसने अपनी सांसें रोक लीं और उसकी नजर विक्रम के सीने पर लगे उपकरण पर टिक गई। ना कोई अजीब आवाज आई, ना कोई रोशनी जली, बस पानी के बहने की वही पुरानी लय बनी रही। लेकिन आर्यन का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसके कानों में आवाज गूंज रही थी। अंकल, क्या आप ठीक हैं? उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा। विक्रम ने अपना चेहरा सिकोड़ा, एक गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। दर्द है, लेकिन मैं सह सकता हूं। आर्यन ने कुछ और नहीं कहा। उसने उसे खड़ा होने में मदद की, इस बार पहले से कहीं अधिक धीरे। उसके दिमाग में एक नया डर पैदा होने लगा था। अब हर टक्कर एक बड़ा जुआ थी। उन्होंने चलना जारी रखा, लेकिन वे अभी ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे कि पीछे से इंजन की आवाज अचानक बहुत तेज हो गई। अब वो आवाज दूर या अस्पष्ट नहीं थी। इस बार वो ऊपर के जंगल के खुले हिस्से से साफ गूंज रही थी, जैसे कोई और करीब आ गया हो और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया हो। विक्रम को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसने नाले के किनारे की ओर देखा, जहां पेड़ कम घने थे। आर्यन के दिमाग में एक ठंडा विचार आया, वे घेरा छोटा कर रहे हैं। अंकल, उसने धीरे से बुलाया, वे करीब आ रहे हैं। आर्यन ने सुना, लेकिन मुड़ा नहीं। वो सामने के पानी को ध्यान से देख रहा था और उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। ये सूखा नाला ज्यादा लंबा नहीं था। थोड़ी दूर और चलने पर यह खुले इलाके में खुल जाता, जहां उनके पैरों के निशान साफ दिखते। मुझे पता है, उसने जवाब दिया। हम पूरे नाले में नहीं चलेंगे। विक्रम हैरान रह गया। तो फिर कहाँ जाएंगे? आर्यन रुका और दाहिने किनारे की ओर इशारा किया, जहां पानी के बहाव से बड़े पत्थरों का ढेर लगा था। विक्रम अंकल, वहां चलिए। फिर हम वापस घूमेंगे। विक्रम ने उस दिशा में देखा। किनारे पर चढ़ने का रास्ता नुकीले पत्थरों और फिसलन से भरा था, जो पानी में चलने से कहीं अधिक कठिन था। लेकिन वो भी समझ गया कि मुश्किल रास्ता ही दूसरों के लिए कम अनुमानित होता है। वे किनारे पर चढ़ गए। आर्यन जड़ों और पत्थरों की दरारों को पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। विक्रम उसके पीछे था और उसका हर कदम दर्द से भरा था। पिछली गिरावट के कारण उसकी पीठ में अभी भी दर्द था। उसने अपने जबड़े इतनी जोर से भींच लिए कि उसकी हड्डियां दुखने लगीं और उसके दिमाग में बस एक ही विचार था, अब और गिरना नहीं है। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, आर्यन ने विक्रम को तुरंत एक घनी झाड़ी में खींच लिया और नीचे झुकने को कहा। दोनों ठंडी चट्टान से पीठ सटाकर बैठ गए और अपनी सांसें रोक ली। पीछे से आ रही इंजन की आवाज धीमी हुई और फिर पूरी तरह बंद हो गई। एक भारी सन्नाटा छा गया। विक्रम को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसने आर्यन की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की
उसे डर था कि कहीं एक नज़र से भी कोई आवाज न हो जाए। फिर उसी सन्नाटे के बीच एक बहुत ही धीमी आवाज आई, धातु के टकराने की एक हल्की क्लिक जैसी आवाज, जो बहुत तेज नहीं थी लेकिन साफ थी। आर्यन का शरीर अकड़ गया। वो झटके से मुड़ा और विक्रम के सीने की ओर देखा। विक्रम ने भी वो सुना था और वो अपनी आंखें फाड़ कर नीचे देखने लगा। उसके सीने पर लगा उपकरण ना तो चमक रहा था और ना ही कोई आवाज कर रहा था, लेकिन उस क्लिक ने उसके खून को जैसे जमा दिया। अंकल, आर्यन फुसफुसाया और उसकी आवाज कांप रही थी। क्या आपने किसी चीज को छुआ? विक्रम ने जोर से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं छुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक डरावनी बात समझ गए। शायद ये उनकी वजह से नहीं था, बल्कि ये कोई सिग्नल हो सकता था जिसे दूर से चेक किया जा रहा हो। विक्रम को घबराहट महसूस हुई, इतनी तेज कि उसे चीखने से बचने के लिए अपने होंठ भींचने पड़े। उस पल उसे अपनी पत्नी का रात के खाने पर मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आया, शराब का वो गिलास और उसकी वो स्थिर ठंडी नजर। उसे एहसास हुआ कि अब वो अकेला निशाना नहीं था। उसके बगल में बैठा बच्चा भी खतरे के घेरे में था। आर्यन, उसने बहुत धीरे से कहा और उसकी आवाज जैसे टूटने लगी थी। अगर ये फट गया। आर्यन ने उसे बात पूरी नहीं करने दी। अंकल, शांत रहिए। ये इसलिए नहीं था क्योंकि वो नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को उस दिशा में सोचने की अनुमति नहीं दे रहा था। आर्यन ने अपना हाथ धीरे से विक्रम के सीने पर उस उपकरण के ठीक ऊपर रखा, जैसे वो अपने हाथ से ही उसे फटने से रोक लेगा। उसका हाथ छोटा, गर्म और हल्का सा कांप रहा था, लेकिन उसने उसे बहुत मजबूती से रखा था। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, उसने कहा। जब तक हम सांस ले रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। विक्रम ने उस हाथ को देखा और फिर बच्चे के चेहरे की ओर देखा। आर्यन की आंखों में अब एक बच्चे वाली घबराहट नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्ति की नजर थी जो डर की सीमा पार कर चुका हो, जहां केवल एकाग्रता और दृढ़ संकल्प बचा था। विक्रम के मन में कृतज्ञता और दर्द का एक मिला-जुला एहसास हुआ, जिससे उसकी आंखें भर आईं। इंजन की आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार बहुत पास नहीं थी, लेकिन ये याद दिलाने के लिए काफी थी कि समय उनके साथ नहीं है। आर्यन ने अपना हाथ हटाया और बहुत धीरे से खड़ा हुआ। चलिए अभी। विक्रम ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। उसे लगा जैसे उसके पैर अब उसके अपने नहीं रहे। लेकिन फिर भी उसने कदम आगे बढ़ाया। हर कदम एक मूक पुष्टि थी कि उसने अभी तक हार स्वीकार नहीं की है। वे झाड़ी से बाहर निकले और पीछे के एक संकरे रास्ते की ओर मुड़ गए, जहां जंगल फिर से घना हो गया था। जलधारा की आवाज अब दूर हो गई थी और इंजन की आवाज भी दूर लग रही थी। लेकिन वो पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। आर्यन के दिमाग में एक स्पष्ट विचार आया। वे चूहे और बिल्ली का खेल खेल रहे हैं और इस चूहे को ना केवल तेज भागना है, बल्कि सही दिशा में भागना है। और विक्रम अपने भारी कदमों के बीच ये समझने लगा था कि उसके व्यापारिक जीवन में उत्तरजीविता केवल एक इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि ये एक जिम्मेदारी थी। झाड़ियों के पीछे का जंगल और भी सघन था, जैसे वो अंदर चल रही गतिविधियों को छिपाने के लिए जानबूझकर बंद हो गया हो। आर्यन थोड़ी और तेजी से चलने लगा। ये डर के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता था कि जितना लंबा समय लगेगा, पकड़े जाने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। विक्रम भारी सांसें लेते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। धड़कन के साथ उसके सीने में हल्का दर्द हो रहा था। उसके सीने पर लगा उपकरण अब कोई आवाज नहीं कर रहा था। लेकिन उसकी ये खामोशी उस क्लिक से भी अधिक डरावनी थी। सन्नाटे का मतलब था कि वो अभी भी इंतजार कर रहा था। उन्होंने एक छोटी ढलान चढ़ी और अचानक जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां कभी इंसानों के रहने के संकेत थे। ये कोई घर या शिविर नहीं था, बल्कि एक अस्थायी पड़ाव जैसा लग रहा था। पेड़ के तनों के सहारे कुछ पुराने लकड़ी के तख्ते रखे थे। जमीन पर कई बार पैरों से कुचली गई मिट्टी थी और वहां लोहे के जंग की गंध के साथ नमी की महक मिली हुई थी। आर्यन तुरंत रुक गया। रुकिए, उसने फुसफुसा कर कहा। एक पल रुकिए। विक्रम वहीं खड़ा हो गया और चारों ओर देखने लगा।
उसका दिल बैठने लगा। ये जगह ऐसी थी जहां कभी लोग रहे थे। आर्यन जमीन पर छपे धुंधले पैरों के निशानों को देखने के लिए झुका। ये जानवरों के नहीं थे, ये जूतों के निशान थे। बहुत नए नहीं थे, लेकिन इतने पुराने भी नहीं थे कि बारिश से मिट गए हों। वे यहां रुके थे, आर्यन ने कहा। ज्यादा समय नहीं हुआ है। विक्रम को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसे एक ठंडी सच्चाई का एहसास हुआ। पीछे आने वाले लोग केवल आंख बंद करके नहीं भाग रहे थे, उनके पास एक रूट था। उनके रुकने के ठिकाने थे और एक समय सारणी थी, जिसका मतलब था कि वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। विक्रम अंकल, आर्यन ने अपनी आवाज और धीमी करते हुए पूछा, क्या आप मुझसे अभी भी कुछ छिपा रहे हैं? ये अचानक आया सवाल था, जिसने विक्रम को चौंका दिया। उसने उस बच्चे की ओर देखा और उसकी नजरें डगमगा गईं। ये इसलिए नहीं था क्योंकि वो डांटे जाने से डर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे एक और चुनाव करना था। सच बोलना था या सच के उन टुकड़ों को अपने पास ही रखना था। हाँ, उसने कुछ सेकंड बाद स्वीकार किया, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं छिपाना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे शर्म महसूस हो रही थी। आर्यन ने उसे बोलने के लिए मजबूर नहीं किया, वो बस खड़ा होकर सुनता रहा, वैसे ही जैसे उसकी दादी सुनती थीं जब गांव के बड़े मुश्किल बातें करते थे। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। जिसने ये किया है वो केवल मुझे मारना नहीं चाहता, वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अगर मैं जिंदा बच भी गया तो कोई मुझ पर विश्वास ना करे। आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। इसका क्या मतलब है? विक्रम ने धीरे से समझाया। उन्होंने एक कहानी तैयार कर ली होगी कि मैं खुद भाग गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया या मुझे कोई समस्या है। उसने बात पूरी नहीं की, लेकिन आर्यन समझ गया। उसने गांव में भी ऐसी कहानियां सुनी थीं, जहां एक व्यक्ति के गायब होने पर लोगों को हत्यारे की जरूरत नहीं होती थी, केवल एक अफवाह ही काफी होती थी। मेरी पत्नी। विक्रम आगे बोला और उसकी आवाज भारी हो गई। वो जानती थी कि मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है। मरने से नहीं, बल्कि एक झूठा माने जाने से। वो बात एक गहरे जख्म की तरह थी और आर्यन चुप रहा। वो व्यापारिक दुनिया के सम्मान के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसे शक किए जाने और अलग थलग किए जाने के एहसास के बारे में पता था। वे कुछ सेकंड और खड़े रहे कि तभी आर्यन ने एक पेड़ की जड़ के पास एक अजीब चीज देखी जो आधे सूखे पत्तों से ढकी थी। वो बहुत धीरे से उसके पास गया और उसे उठाया। वो एक मोबाइल फोन था जिसकी स्क्रीन एक कोने से टूटी हुई थी। पीछे की तरफ खरोंचें थीं, लेकिन वो अभी भी चालू था। ये किसी जंगल जाने वाले का नहीं हो सकता था। कोई भी ऐसा फोन ऐसी सुनसान जगह पर लाकर नहीं फेंकेगा। विक्रम ने जब वो फोन देखा तो वो स्तब्ध रह गया और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। उसे छूते ही उसके हाथ कांपने लगे। ये मुमकिन नहीं है, वो फुसफुसाया। अंकल, क्या ये आपका है? आर्यन ने पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं, ये मेरी पत्नी का है। उस जवाब ने आर्यन के रोंगटे खड़े कर दिए। ये यहां कैसे आया? आर्यन ने पूछा, लेकिन विक्रम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने पावर बटन दबाया। रोशनी कम होने के बावजूद स्क्रीन जल उठी। उस पर मिस्ड कॉल और अपठित संदेशों की नोटिफिकेशन थे। भेजने वाले का नाम साफ दिख रहा था। जो बार बार आ रहा था वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई थे। विक्रम स्क्रीन को देख रहा था और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उस पल वो जंगल में नहीं था। उसने खुद को अपने ड्राइंग रूम में खड़े देखा, जहां फोन की घंटी बजती थी और फिर बंद हो जाती थी। उसने नजरों को बचते हुए देखा। बालकनी में जाकर की गई बातें देखी और बिना किसी स्पष्टीकरण के देर से घर लौटना याद किया। मैंने संकेत देखे थे, उसने बहुत धीरे से कहा। लेकिन मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। आर्यन ने कोई टिप्पणी नहीं की। वो केवल उस फोन को देख रहा था, जैसे उसने पूरी कहानी ही पलट दी हो। वो समझ गया था कि ये केवल भूली हुई चीज नहीं थी, ये एक सबूत था, और सबूत हमेशा खतरनाक होते हैं। अंकल, इसे संभाल कर रखिए, आर्यन ने कहा। इसे गिरने मत देना। विक्रम ने सिर हिलाया और फोन को सावधानी से अपनी शर्ट की अंदरूनी जेब में अपने सीने के करीब रख लिया। उस विद्रोही उपकरण के ठीक बगल में एक अजीब और भयानक व्यवस्था,
एक तरफ वो चीज जो उसे किसी भी पल मार सकती थी और दूसरी तरफ वो चीज जो उसे दुनिया से मिट जाने से बचा सकती थी। इंजन की आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार बहुत करीब थी और उसमें कोई भ्रम नहीं था। टायरों के पत्थरों पर रगड़ने की आवाज आई। इंजन की गति धीमी हुई और फिर से बढ़ गई। आर्यन उस आवाज की दिशा में मुड़ा। वे आ गए। विक्रम ने फोन को कसकर पकड़ लिया और उसके शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। उसने चारों ओर देखा। उसकी नजर उस जमीन के टुकड़े पर गई जहां उन्होंने पीछा करने वालों का पड़ाव ढूंढा था। आर्यन, उसने तेजी से कहा, अगर उन्होंने ये जगह देख ली तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं जिंदा हूं। आर्यन ने सिर हिलाया। तो हम उन्हें ये देखने नहीं देंगे। उसने विक्रम को उस खाली जगह से दूर खींचा और बाईं ओर के घने जंगल में ले गया जहां ढलान नीचे की ओर जा रही थी। टहनियां उनके चेहरों और हाथों पर लग रही थीं। दर्द हो रहा था, लेकिन आर्यन नहीं रुका। वो जानता था कि फोन मिलने के बाद से सब कुछ बदल गया है। अब ये भागना केवल जान बचाने के लिए नहीं था, बल्कि ये सच को बचाने की दौड़ बन चुका था। पीछे आने वाले उन लोगों के कदमों की आहट अब और भी तेज हो रही थी और ढलान पर कंकड़ों के खिसकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आर्यन ने अपने दांत भींच लिए। वो जानता था कि ये जंगल खो जाने के लिए काफी बड़ा है, लेकिन अगर किसी के पास अनुभव हो तो रास्ता ढूंढना मुश्किल नहीं है। विक्रम अंकल, आर्यन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, यहां से आगे का रास्ता बहुत फिसलन भरा है, अगर आप गिरे तो। विक्रम ने उसकी बात काटते हुए हाँफते हुए कहा, मैं नहीं गिरूंगा, तुम बस रास्ता दिखाते रहो। उस जवाब ने आर्यन को मुड़ने पर मजबूर नहीं किया। उसने बस सिर हिलाया और आगे बढ़ता रहा। वो समझ गया था कि कभी-कभी बड़ों को खड़े रहने के लिए भरोसे की जरूरत होती है। वे एक बहुत ही घने हिस्से से गुजरे जहां कंटीली टहनियों ने आर्यन की बाह को छील दिया, जिससे हल्का खून निकलने लगा। लेकिन वो नहीं रुका। एक तेज मोड़ पर आर्यन ने अचानक विक्रम को एक विशाल चट्टान के पीछे खींच लिया और दोनों साए में दुबककर अपनी सांसें रोक लीं। इंजन की आवाज बंद हो गई और कुछ नियंत्रित कदमों की आहट सुनाई दी। विक्रम को अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई। उसे कंकड़ पत्थरों के खिसकने की और किसी के बहुत धीमी आवाज में बात करने की आवाज आई। उसने अपने हाथ से अपनी शर्ट की जेब को छुआ जहां वो फोन था। उसके मन का एक हिस्सा उसे फेंक देने के लिए कह रहा था ताकि बोझ कम हो, लेकिन दूसरा हिस्सा उसे मजबूती से थामे हुए था, क्योंकि वो जानता था कि इसे फेंकने का मतलब खुद को दुनिया से मिटा देना है। आर्यन ने अपना सिर झुकाकर ध्यान से सुना और इंतजार करने का इशारा किया। ढलान के ऊपर से किसी ने टॉर्च जलाई, जिसकी सफेद ठंडी रोशनी पेड़ों के तनों और गीली जमीन पर नाचने लगी। वो रोशनी उस चट्टान के किनारे तक पहुंची जहां वे छिपे थे और आर्यन ने अपनी पीठ चट्टान से सटा ली। उस पल में उसे सब कुछ बहुत नाजुक लगा। बस टॉर्च का एक हल्का सा झुकाव और वे पकड़े जाते। रोशनी रुकी। सन्नाटा छा गया और फिर किसी के नाक सिकोड़ने जैसी हल्की आवाज आई, जैसे कोई सूंघ रहा हो। विक्रम को अपना पेट सिकुड़ता हुआ महसूस हुआ। उसे डर था कि कहीं उसके शरीर से आने वाली दवा या पसीने की गंध उन्हें पकड़वा न दे। फिर एक भारी और धीमी आवाज सुनाई दी, जो इतनी करीब थी कि विक्रम ने उसका एक एक शब्द सुना। वो आवाज किसी ऐसे शिकारी की थी जिसे अपनी जीत का पूरा यकीन हो। फिर रोशनी हट गई और कदमों की आवाज पीछे हटने लगी। आर्यन ने कुछ पल और इंतजार किया और फिर विक्रम को बहुत धीरे और शांति से वापस नीचे की ओर खींच लिया। वे एक संकरी चट्टानी दरार से गुजरे जहां रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। जब कदमों की आवाज दूर हो गई, तब आर्यन ने बहुत धीरे से सांस छोड़ी और फुसफुसाया, वे अलग हो गए हैं, ये रास्ता बंद करने की कोशिश है। विक्रम ने सिर हिलाया। उसने अब कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वो समझ गया था कि अब सवाल केवल जान बचाने का है। आर्यन ने चारों ओर देखा और एक टूटी हुई ढलान की ओर इशारा किया, जहां मिट्टी स्वाभाविक सीढ़ियों की तरह गिर रही थी। नीचे चलिए, उसने कहा। ये जोखिम भरा है, लेकिन तेज है। वे फिसलन भरी मिट्टी पर खुद को नियंत्रित करते हुए नीचे उतरे। कभी विक्रम कई फीट तक फिसल जाता और धूल उड़ने लगती। उसकी पीठ चट्टानों से टकराए और उसे इतना दर्द हुआ कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
लेकिन आर्यन ने उसे थाम लिया। अंकल, मेरी बात सुनिए। आर्यन ने तेजी से कहा, बाईं ओर झुककर चलिए। विक्रम ने वैसा ही किया। उसे अब अपने पैरों का एहसास नहीं हो रहा था। वो बस उस बच्चे के कहे अनुसार चल रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही विचार जम गया था, मुझे हार नहीं माननी है। उस फोन और उसमें मौजूद सच के लिए। ढलान के नीचे जंगल एक पुराने रास्ते की तरह खुल गया, जहां बहुत पहले कभी लोग चले थे। आर्यन की आंखों में चमक आई। ये रास्ता चट्टानों की खाई की ओर जाता है। हम वहां से घूम सकते हैं। ऊपर फिर से इंजन की आवाज तेज हुई और इस बार लोग एक दूसरे को पुकार रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि निशान नीचे की ओर गए हैं। उनकी रफ्तार बढ़ रही है, विक्रम ने हाफते हुए कहा। तो हमारी भी बढ़ेगी, आर्यन ने जवाब दिया। वे उस रास्ते पर दौड़ने लगे। पेड़ों की जड़ें उनके कपड़ों को फाड़ रही थीं और नुकीले पत्थर उनके जूतों के तलवों में चुभ रहे थे। पसीला और मिट्टी उनकी त्वचा पर जम गई थी। विक्रम का गला सूखा हुआ था और वो पानी पीना चाहता था, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं थी। शर्ट की जेब में रखा फोन उसके सीने पर उसी बम वाले उपकरण के बगल में धड़क रहा था। दो विपरीत चीजें, एक जो उसे मार सकती थी और दूसरी जो उसे बचा सकती थी। अचानक सामने एक संकरी चट्टानी खाई दिखाई दी, जिसकी दोनों दीवारें खड़ी थी और जहां से केवल एक व्यक्ति निकल सकता था। आर्यन नहीं रुका और विक्रम को खींचकर अंदर ले गया। अंधेरे ने उन्हें घेर लिया और बाहरी आवाजें कट गईं। केवल उनकी उखड़ती सांसें और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वे उस ठंडी चट्टान से रगड़ते हुए खाई से बाहर निकले और फिर से जंगल के घने हिस्से में पहुंच गए। आर्यन ने विक्रम को एक विशाल पेड़ के पीछे छिपा दिया और स्थिर खड़ा रहा। पीछे से आती चीखें अब और भी गुस्से भरी थीं और कंकड़ गिरने की आवाजें आ रही थीं। फिर इंजन की आवाज दूर होने लगी। वे हार नहीं मान रहे थे, बल्कि दिशा बदल रहे थे। आर्यन ने चैन की सांस नहीं ली, क्योंकि वो जानता था कि ये केवल एक संक्षिप्त विराम है। विक्रम ने अपना सिर झुकाया और अपनी जेब पर हाथ रखा। मैं इसे खोने नहीं दूंगा। आर्यन ने सिर हिलाया। तो हमारे पास अभी भी रास्ता है। जंगल के उस गहरे साए में दोनों समझ गए थे कि अब केवल जान बचाने की बात नहीं है, बल्कि उस सच को बचाने की बात है जिसका पीछा किया जा रहा है। थोड़ी दूर और चलने के बाद आर्यन ने रफ्तार कम की, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि विक्रम की ताकत खत्म हो रही थी। वो आदमी कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन उसकी सांसें बेतरतीब थीं और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। आर्यन ने एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ के पास उसे रुकने को कहा, जिसकी जड़ें जमीन के ऊपर उभरी हुई थीं। बैठ जाइए, आर्यन ने संक्षेप में कहा। विक्रम ने मना नहीं किया और अपनी पीठ जड़ से सटाकर नीचे बैठ गया। उसका गला सूख गया था और फेफड़े फटने को थे। आर्यन ने अपनी कमर से पानी की एक छोटी बोतल निकाली और उसे दी। कम पीजिएगा, इसे खत्म मत कीजिए। विक्रम ने छोटे छोटे घूंट भरे। वो ठंडा पानी उसे अमृत जैसा लगा। बेटा, मैंने तुम्हें धीमा कर दिया है, उसने आंखें खोलकर कहा। आर्यन ने सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में सोच लिया है। हम हमेशा भाग नहीं सकते। विक्रम चुप रहा। वो समझ गया था कि अब अगले और सबसे कठिन कदम का सामना करने का समय आ गया है। आर्यन ने पेड़ के चारों ओर घूमकर इलाके का मुआयना किया। पीछे की ओर ढलान थी और सामने जंगल थोड़ा कम घना हो रहा था, जहां कुछ पुराने पत्थरों के अवशेष दिख रहे थे। वहां आर्यन ने इशारा किया। वो छिपने की स्थायी जगह नहीं है, लेकिन लय बदलने के लिए काफी है। वे उस चट्टानी दीवार की ओर बढ़े जहां हवा रुकी हुई थी और जंगल की आवाजें दूर लग रही थीं। वहां विक्रम ने एक कड़वी मुस्कान दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे सच बोलने के लिए छिपना सीखना होगा। आर्यन उसके पास बैठ गया और बोला, बड़े लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं, जब तक पीछे हटने का रास्ता बंद ना हो जाए। वे सच नहीं बोलते। वो साधारण सी बात विक्रम के दिल पर लगी। उसे अपनी जिंदगी के वे सारे पल याद आए जब उसने चुप्पी साधी थी। उसने अपना फोन निकाला, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी और बैटरी बहुत कम बची थी। अगर मैं मर गया तो ये सच भी गायब हो जाएगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, तो आप मत मरिए। उस जवाब ने विक्रम को हंसा दिया। मैं कोशिश करूंगा, उसने कहा। आर्यन ने फिर से रास्ता चुना। अब हम उनकी लय के अनुसार नहीं भागेंगे, हम अपनी दिशा खुद चुनेंगे।
विक्रम ने पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? आर्यन ने उस ओर इशारा किया जहां रोशनी थोड़ी कम थी। हम उस बड़ी खाई से होकर गुजरेंगे जहां फोन का सिग्नल कमजोर है। वहां वे एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएंगे और शायद आपके सीने पर लगा हो उपकरण भी सिग्नल ना पकड़ पाए। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। ये फैसला सुरक्षित नहीं था, लेकिन ये सक्रिय था। जैसे ही वे उस चट्टानी साए से बाहर निकले, दोनों समझ गए कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। वो रास्ता जिसे आर्यन ने चुना था, वो किसी पगडंडी जैसा नहीं था। वो टूटी हुई जमीन और टेढ़े मेढ़े पेड़ों की एक श्रृंखला थी। विक्रम का हर कदम एक बड़ी परीक्षा थी। लेकिन उसका दिमाग अब पूरी तरह सचेत था। उसे जंगल की गहराई में एक अलग तरह का सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे सारी तरंगें जमीन में समा गई हों। उसने अपने सीने पर लगे उपकरण को छुआ। वो ठंडा और भारी था। आर्यन, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? उसने पूछा। आर्यन ने बहुत देर तक रुककर सुना और फिर सिर हिलाया। नहीं, सब शांत है। वो सन्नाटा आशा भी था और डर भी। विक्रम जानता था कि अगर उस बम को फटने के लिए सिग्नल चाहिए तो ये उनके लिए वरदान था। वे आगे बढ़ते रहे और एक गहरी दरार जैसी खाई में पहुंचे, जहां पहुंचते ही ऊपर की दुनिया गायब हो गई। विक्रम ने अपना फोन निकाला। सिग्नल पूरी तरह गायब थे। सिग्नल नहीं है, उसने कहा। आर्यन ने सीधे उसके सीने की ओर देखा। क्या वो आवाज कर रहा है? विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं। पहली बार संतुलन उनकी ओर झुका था। विक्रम अंकल, आर्यन ने कहा। अब वे नहीं जानते कि हम कहाँ हैं। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की। उसे अपने सीने पर से एक भारी बोझ कम होता महसूस हुआ। लेकिन हम भी किसी को फोन नहीं कर सकते, उसने कहा। अभी नहीं, आर्यन ने जवाब दिया। लेकिन हमने वो चीज बचा ली है जिसे बचाना जरूरी था। वे खाई में एक चपटी चट्टान पर बैठ गए। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? विक्रम ने पूछा। आर्यन ने थोड़ा सोचकर कहा, डर लगता है, लेकिन डरने से काम नहीं चलता, सही दिशा में चलने से चलता है। उस छोटे बच्चे की आंखों में जो दृढ़ संकल्प था, उसने विक्रम के मन में एक नई ऊर्जा भर दी। अचानक दूर से एक हल्की आवाज आई, पत्थर गिरने की आवाज। आर्यन सतर्क हो गया। कोई है, उसने फुसफुसाया। विक्रम अंकल, उसने तेजी से कहा, अगर हम बाहर निकले और सिग्नल मिला तो आपको इसे तुरंत भेजना होगा। मैं इसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति को भेजूंगा। विक्रम ने कहा, और अगर मैं आगे ना बढ़ पाऊं तो तुम इसे अपने पास रखना। आर्यन ने सिर हिलाया। मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन आप साथ चलेंगे। उस पल में विक्रम को एहसास हुआ कि भरोसा अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज एक बच्चे के हाथ में सौंप रहा था। वे खाई से बाहर निकले और रोशनी की ओर बढ़े। जंगल अब पहले जितना घना नहीं था और सिग्नल वापस आने लगे थे। सिग्नल आ रहे हैं, विक्रम ने कहा। आर्यन ने सामने एक खाली इलाके की ओर देखा, जो किसी पुरानी खदान जैसा लग रहा था। वहां से पार होना मुश्किल है, लेकिन जरूरी है, आर्यन ने कहा। विक्रम ने सिग्नल की ओर देखा। एक, फिर दो डंडियां। अभी, उसने फुसफुसाया। आर्यन हवा के खिलाफ उसके सामने खड़ा हो गया ताकि वो शांति से काम कर सके। विक्रम ने वो संदेश भेजा जिसमें स्थान, सबूत और ये निर्देश था कि अगर उसका संपर्क टूट जाए तो इसे सार्वजनिक कर दिया जाए। जैसे ही सेंट का निशान आया, विक्रम ने गहरी सांस ली। अब चाहे जो हो जाए। सच जंगल से बाहर जा चुका था। उसी समय इंजन की जोरदार आवाज आई और आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वे आ गए। विक्रम ने फोन जेब में रखा और दृढ़ता से कहा, अब रुकना नहीं है। वे उस मैदान की ओर भागे। पीछे से आती चीखें अब और तेज थीं। सामने जंगल की सीमा दिख रही थी, जहां से रोशनी साफ आ रही थी। अगर कुछ हो जाए तो तुम पीछे मत मुड़ना, विक्रम ने भागते हुए कहा। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस तेजी से भागता रहा। जैसे ही वे जंगल के किनारे से बाहर निकले, सूरज की रोशनी ने उन्हें घेर लिया और पीछे से एक आवाज गूंजी, विक्रम, रुक जाओ। विक्रम नहीं रुका। उसने मुड़कर नहीं देखा। उसके दिमाग में आर्यन की बात गूंज रही थी कि उन्हें भटकना नहीं है। पीछे आने वाले दो लोगों के कदमों की आहट तेज हो रही थी और एक आवाज गूंजी, विक्रम, तुम नहीं जानते कि यह मामला कितना बड़ा है। विक्रम भागते भागते जोर से हंसा
और कर्कश आवाज में बोला, मैं जानता हूं क्योंकि मैं ही अब तक चुप था। उस जवाब ने पीछे वाले को और भी गुस्सा दिला दिया। आर्यन ने सामने एक सूखी हुई खाई देखी जो लगभग 1 मीटर चौड़ी थी। उसने चिल्लाकर कहा, कूदिए। दोनों ने छलांग लगाई। विक्रम के घुटनों में उतरते समय तेज दर्द हुआ, लेकिन वो नहीं रुका। उनके पीछे कूदने वाले की आवाज और भी भारी थी। विक्रम अंकल रुकिए, बस बहुत हुआ। वो आवाज अब बहुत करीब थी। विक्रम अचानक रुक गया और मुड़कर उन लोगों का सामना करने लगा। आर्यन उसके बगल में खड़ा होकर सतर्कता से देख रहा था। सामने 2 आदमी थे। एक गाड़ी के पास खड़ा था और दूसरा आगे बढ़ा था, जिसे विक्रम पहचानता था। तुमने देख लिया ना, उस आदमी ने हाफते हुए कहा। हम कोई तमाशा नहीं चाहते, तुम वापस चलो। सब कुछ संभाल लिया जाएगा और तुम्हारे सीने से ये चीज भी निकाल दी जाएगी। विक्रम की आंखों में कोई डर नहीं था। उसने बहुत धीरे से पूछा, और सच का क्या? उस आदमी ने उपहास में कहा, सच वो होता है जो काम खत्म होने के बाद बताया जाता है। विक्रम ने सिर हिलाया। तो फिर मैं इसे पहले ही बताना चुनता हूं। उस आदमी का चेहरा काला पड़ गया। तुमने क्या भेजा है? विक्रम ने अपनी जेब पर हाथ रखा और कहा, इतना कि मैं अब बिना निशान छोड़े गायब नहीं हो सकता। उसी समय विक्रम की जेब से एक बहुत ही धीमी आवाज आई, फोन की वाइब्रेशन। सामने वाला आदमी सफेद पड़ गया और विक्रम मुस्कुराया। ये इस बात का सबूत है कि मैं अभी जिंदा हूं। अचानक दूर से एक सायरन जैसी आवाज आई, जो जंगल की नहीं थी। सामने वाले आदमी ने अपने साथी की ओर देखा और डर के मारे पीछे हटने लगा। वो चिल्लाया और तेजी से अपनी गाड़ी की ओर भागा। गाड़ी का इंजन गूंजा और वो धूल उड़ाते हुए वहां से भाग निकले। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और विक्रम वहीं जमीन पर बैठ गया, क्योंकि उसके शरीर ने अब और साथ देने से मना कर दिया था। हो गया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जंगल के उस किनारे पर जहां अंधेरा और रोशनी मिल रहे थे, वो शिकार खत्म हो गया था, धमाके से नहीं बल्कि उस सच से जो अब बाहर जा चुका था। कुछ देर बाद विक्रम उठा और वे उस पगडंडे की ओर बढ़े जहां इंसानों के रहने के संकेत थे। विक्रम को महसूस हुआ कि जंगल का खेल खत्म हो गया है, लेकिन अब एक बड़ा और गंदा खेल शुरू होने वाला था। आर्यन, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि आगे क्या होगा? उसने पूछा। आर्यन ने कहा, डर लगता है, लेकिन अब ये डर अलग है। अब डर इस बात का है कि लोग सच पर विश्वास करेंगे या नहीं। विक्रम ने कहा, तुम सही कह रहे हो। वे सवाल करेंगे कि तुम कौन हो और ये सब कैसे हुआ। आर्यन ने जवाब दिया, बस सच बता दीजिएगा। वे एक छोटे से घर के पास पहुंचे जहां टिन की छत थी और एक आदमी अपनी बाड़ ठीक कर रहा था। उस आदमी ने उन्हें फटे कपड़ों में और मिट्टी से सने हुए देखकर हैरानी से पूछा, क्या हुआ? विक्रम ने कहा, मुझे मदद चाहिए और एक फोन करना है। उस आदमी ने उन्हें अंदर बुलाया और विक्रम ने वो कॉल की जिसने उसके पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर दिए। उसने बिना किसी लाग लपेट के सब कुछ बताया, धोखा, वो बम, जंगल की वो दौड़ और भेजे गए सबूत। जब उसने फोन रखा तो उसे लगा जैसे उसके सीने से एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया है। आर्यन उसके सामने बैठा था और उसने पूछा, अंकल, क्या आप सब खत्म हो गया? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा हिस्सा खत्म हुआ, अब दूसरों का काम शुरू होगा। अगले कुछ घंटों में बहुत से लोग आए। सवाल पूछे गए और विक्रम ने हर सवाल का ईमानदारी से जवाब दिया। जब उसके सीने से वो बम हटाया गया तो उसने कोई उत्सव नहीं मनाया, बस शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। आर्यन ने सिर हिलाया, नहीं अंकल, आप इस जंगल के और खुद के कर्जदार हैं। वो बात विक्रम के साथ हमेशा रही। कुछ दिनों बाद जब सब शांत हुआ, विक्रम वापस उसी जगह गया जहां से वे जंगल से बाहर आए थे। आर्यन उसके साथ था। क्या आप वापस आएंगे? आर्यन ने पूछा। हाँ, विक्रम ने कहा। लेकिन अब छिपने के लिए नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि चुप्पी भी एक चुनाव है और अक्सर वही अंधेरे को पालती है। केवल तभी जब कोई, चाहे वो एक अनुभवी व्यक्ति हो या एक छोटा सा बच्चा, पीछे ना हटने का फैसला करता है, तभी सच को बाहर आने का रास्ता मिलता है। अगर ये कहानी आप तक पहुंची है
तो शायद आपने भी कभी गलत के सामने खड़े होकर सोचा होगा कि चुप रहें या बोलें। उम्मीद है कि जब आपके सामने वो चुनाव आए तो आप इस कहानी को याद करेंगे कि एक न भागने का फैसला भी पूरी किस्मत बदल सकता है। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो अपने विचार साझा करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साहस और सच्चाई की ऐसी और कहानियां आपके लिए ला सकें। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, आर्यन को महसूस हुआ कि विक्रम की हिम्मत अब जवाब दे रही है। वो कुछ कह नहीं रहे थे और ना ही दर्द की कोई शिकायत कर रहे थे। लेकिन उनकी सांसें उखड़ रही थीं और उनके कदम अब लड़खड़ाने लगे थे। कभी कभी उनके कदम आधे पल की देरी से पड़ते, जैसे उनके घुटने उनके दिमाग का साथ न दे पा रहे हों। आर्यन ने बिना कुछ पूछे ही स्थिति को समझ लिया और एक विशाल बरगद के पेड़ के पास रुकने का फैसला किया, जिसकी जड़ें जमीन के ऊपर तक फैली हुई थीं। यहीं बैठ जाइए, आर्यन ने संक्षिप्त लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। विक्रम ने इस बार कोई प्रतिरोध नहीं किया और जड़ के सहारे टिक कर बैठ गए। उनका गला पूरी तरह सूख चुका था और उनके फेफड़े जैसे अंदर से सुलग रहे थे। उन्होंने अपनी सांसों की लय वापस पाने के लिए कुछ पल अपनी आंखें बंद कर लीं। आर्यन उनके सामने बैठ गया और उन्हें बहुत ध्यान से देखने लगा। ये किसी बच्चे की चिंता भरी नजर नहीं थी, बल्कि एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति की नजर थी जो थकान को पहचानता है। उसने अपनी कमर से पानी की वही छोटी बोतल निकाली और विक्रम की ओर बढ़ा दी। थोड़ा थोड़ा पीजिएगा, इसे अभी खत्म नहीं करना है। आर्यन ने सावधानी बरतने को कहा। विक्रम ने छोटे छोटे घूंट भरे और वो ठंडा पानी उनके गले में किसी अमृत की तरह उतरा। उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर अब अपनी अंतिम सीमा पर है और अब किसी भी जोखिम के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत धीमा कर दिया है। विक्रम ने अपनी आंखें खोलकर स्वीकार किया। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैंने ये सब पहले ही सोच लिया था। हम हमेशा भाग नहीं सकते, क्योंकि उनके पास गाड़ियां हैं और हमारे पास ये जंगल है जिसकी अपनी सीमाएं हैं। विक्रम चुप रहे। वे जानते थे कि अब उस सबसे कठिन कदम का सामना करने का समय आ गया है जिसके बारे में उन्होंने अब तक बात नहीं की थी। आर्यन खड़ा हुआ और पेड़ के चारों ओर घूमकर रास्ते की टोह लेने लगा। उसने आगे की ओर इशारा करते हुए एक चट्टानी दीवार दिखाई जहां हवा रुकी हुई थी और जो दूर से नजर नहीं आ रही थी। हम वहां चलेंगे, आर्यन ने कहा। वो हमेशा छिपने की जगह नहीं है, लेकिन हमारी चाल बदलने के लिए काफी है। वे धीरे धीरे उस चट्टानी दीवार की ओर बढ़े जहां विक्रम ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे सच बोलने के लिए छिपना सीखना होगा। आर्यन ने शांत होकर जवाब दिया, बड़े लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। जब तक पीछे हटने का रास्ता बंद ना हो जाए वे सच नहीं बोलते। ये बात विक्रम के दिल में गहराई तक उतर गई और उन्हें अपने जीवन के वे सारे पल याद आए जब उन्होंने चुप्पी साधे रखी थी। उन्होंने अपनी जेब से वो टूटा हुआ फोन निकाला और उसे देखते हुए फुसफुसाए, अगर मैं मर गया तो ये सच भी मेरे साथ ही मिट जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं भागा नहीं था। आर्यन ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तो फिर आप मत मरिए। विक्रम थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने अपनी थकान के बावजूद एक नई हिम्मत महसूस की। आर्यन ने सुझाव दिया कि वे अब सीधे भागने के बजाय उन रास्तों को चुनें जहां मोबाइल सिग्नल कमजोर हों, ताकि पीछा करने वाले आपस में संपर्क ना कर सकें और उनके सीने पर लगा उपकरण भी सिग्नल ना पकड़ पाए। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और कहा, चलो अब यहां से पीछे मुड़कर नहीं देखना है। वे उस रास्ते पर चल पड़े जो पत्थरों और कंटीली झाड़ियों से भरा था। विक्रम का हर कदम एक बड़ी परीक्षा था, लेकिन उनका दिमाग अब पहले से कहीं ज्यादा सचेत था। जंगल अब बहुत गहरा और खामोश हो गया था। विक्रम ने अपने सीने पर लगे उस ठंडे उपकरण को महसूस किया जो अभी भी चुप था। आर्यन, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? उन्होंने पूछा। आर्यन ने काफी देर तक रुककर सुना और फिर सिर हिला दिया। नहीं, सब कुछ शांत है। वे आगे बढ़ते रहे और एक संकरी चट्टानी दरार में पहुंचे, जहां पहुंचते ही बाहरी दुनिया का शोर थम गया। विक्रम ने अपना फोन चेक किया, वहां कोई सिग्नल नहीं था। आर्यन ने पूछा, क्या वो उपकरण अभी भी चुप है? और विक्रम ने हां में सिर हिलाया।
पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि पलड़ा उनकी ओर झुक रहा है। विक्रम अंकल, अब वे नहीं जानते कि हम कहाँ हैं, आर्यन ने विश्वास के साथ कहा। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरा सुकून महसूस किया। भले ही वे अभी किसी को फोन नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सच बचा लिया था जिसे वे लोग मिटाना चाहते थे। वे एक सपाट चट्टान पर बैठ गए और आर्यन ने फिर से चौकसी शुरू कर दी। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? विक्रम ने धीरे से पूछा। आर्यन ने जवाब दिया, डर तो लगता है, लेकिन डरने से समस्या हल नहीं होती। सही रास्ता ढूंढने से होती है। तभी दूर से एक पत्थर लुढ़कने की आवाज आई और आर्यन तुरंत सतर्क हो गया। कोई आ रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम भी संभल कर बैठ गए। आर्यन ने कहा कि उन्हें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वे लोग बाहर चक्कर लगा रहे हैं। विक्रम ने आर्यन से कहा कि अगर वे बाहर निकल पाए और सिग्नल मिला तो वो तुरंत वो सबूत अपने किसी भरोसेमंद दोस्त को भेज देंगे। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम इसे संभाल लेना, विक्रम ने फोन आर्यन की ओर इशारा करते हुए कहा। आर्यन ने जवाब दिया, मैं इसे संभाल लूंगा, लेकिन आप मेरे साथ ही बाहर चलेंगे। वे उस ठंडी दरार से बाहर निकले और रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जंगल अब पहले जितना घना नहीं था और धीरे धीरे मोबाइल पर सिग्नल की धारियां दिखने लगीं। सिग्नल आ रहे हैं, विक्रम ने उत्साहित होकर कहा। आर्यन एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर रास्ता देखने लगा और उसने नीचे की ओर एक खाली मैदान दिखाया। वहां से गुजरना खतरनाक है क्योंकि हम साफ दिखेंगे, लेकिन जंगल से बाहर जाने का यही रास्ता है, आर्यन ने कहा। विक्रम समझ गए कि सच को हमेशा के लिए जंगल में नहीं छिपाया जा सकता। उसे रोशनी में लाना ही होगा, भले ही वो जोखिम भरा हो। वे मैदान के किनारे किनारे चलने लगे, जहां सूरज की तपिश महसूस हो रही थी। विक्रम ने अपना फोन निकाला और कांपते हाथों से उस संदेश को तैयार किया जिसे उन्होंने बहुत पहले ही सोच लिया था। उन्होंने सारी जानकारी, सबूत और अपना स्थान लिखकर सेंड बटन दबा दिया। कुछ पलों के इंतजार के बाद संदेश चला गया और विक्रम को ऐसा लगा जैसे उनके सीने से कोई विशाल पहाड़ हट गया हो गया, उन्होंने आर्यन से कहा। उसी समय पीछे से इंजन की गूंज सुनाई दी, जो बहुत साफ और करीब थी। वे आ गए, आर्यन चिल्लाया। विक्रम ने फोन जेब में रखा और दृढ़ता से कहा, अब रुकना नहीं है, चलो। वे उस खुले मैदान को पार कर जंगल के आखिरी हिस्से की ओर भागे। पीछे से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। आर्यन ने उन्हें एक पुराने रास्ते की ओर ले जाया जहां से रोशनी तेज हो रही थी। अगर कुछ हो जाए तो तुम पीछे मत मुड़ना, विक्रम ने आखिरी बार चेतावनी दी। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस तेजी से भागता रहा और जैसे ही वे जंगल के किनारे से बाहर निकले, चारों ओर रोशनी फैल गई। विक्रम जान गए थे कि अब सब कुछ बदल चुका है और सच बाहर आ चुका है। जैसे ही वे जंगल के उस आखिरी किनारे से बाहर निकले, सायरन की आवाज और तेज हो गई, जिसने पीछे आने वाले उन हमलावरों के मन में खौफ भर दिया था। वे जानते थे कि अब वे कानून के घेरे में आने वाले हैं और वे अपनी गाड़ियों में बैठकर धूल उड़ाते हुए विपरीत दिशा में भाग गए। विक्रम ने जब उन्हें भागते हुए देखा तो उनके शरीर की बची कुची ताकत भी जवाब दे गई और वे जमीन पर ढह गए। लेकिन इस बार वो हार की नहीं बल्कि जीत की थकान थी। आर्यन उनके बगल में घुटनों के बल बैठ गया और उनकी नब्ज जांचने लगा, जैसा उसने गांव के बुजुर्गों को करते देखा था। अंकल, हम बाहर आ गए हैं, अब वे वापस नहीं आएंगे, आर्यन ने हाँफते हुए कहा और उसकी आवाज में एक अजीब सी राहत थी। कुछ ही समय बाद उन्हें दूर से लोगों के चिल्लाने और कुछ स्थानीय पुलिस वालों के आने की आवाज सुनाई दी। विक्रम ने धुंधली आंखों से देखा कि वर्दी में कुछ लोग उनकी ओर दौड़ रहे थे। जब अधिकारियों ने विक्रम के सीने पर वो धातु का उपकरण देखा तो वे चौंक गए और उन्होंने तुरंत विशेषज्ञों को बुलाने का फैसला किया। आर्यन को एक तरफ ले जाया गया जहां उसे पानी और कुछ खाने को दिया गया, लेकिन उसकी नजरें लगातार विक्रम पर टिकी थीं। कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत और सावधानी के बाद विशेषज्ञों ने उस बम को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया और उसे विक्रम के शरीर से अलग कर दिया। जैसे ही वो बोझ हटा, विक्रम को लगा जैसे उन्हें एक नया जीवन मिला हो। उन्हें पास के एक जिला अस्पताल में ले जाया गया जहां उनका इलाज शुरू हुआ। आर्यन पूरे समय उनके साथ रहा, जब तक कि विक्रम के कुछ भरोसेमंद दोस्त और वकील वहां नहीं पहुंच गए।
विक्रम ने उस फोन को, जो उनके सीने के करीब था, पुलिस के हवाले कर दिया और उन सभी सबूतों को विस्तार से बताया जो उन्होंने जंगल में रहते हुए रिकॉर्ड किए थे। जांच शुरू हुई और जल्द ही सच सबके सामने आ गया। विक्रम की पत्नी और उसके साथी को, जो इस पूरी साजिश के पीछे थे, सीमा पार भागने की कोशिश करते समय गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे शहर में इस घटना की चर्चा थी कि कैसे एक मासूम बच्चे की बहादुरी ने एक बड़े व्यापारिक घराने के मालिक की जान बचाई और एक गहरी साजिश का पर्दाफाश किया। कुछ हफ्तों के बाद जब सब कुछ शांत हो गया और विक्रम पूरी तरह स्वस्थ हो गए, वे वापस उसी पगडंडी पर लौटे जहां जंगल खत्म होता था। आर्यन उनके साथ था। उसका कंधा अब पहले से ज्यादा सीधा और नजरें आत्मविश्वास से भरी थीं। क्या आप वापस जंगल में जाएंगे? आर्यन ने पूछा। पहाड़ी ढलानों की ओर देखते हुए विक्रम ने शांति से जवाब दिया, हाँ आर्यन, लेकिन अब मैं शिकारी बनकर नहीं, बल्कि जंगल के उस सच को समझने के लिए आऊंगा जिसने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। उन्होंने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर उस दिन तुम अपनी टोकरी लेकर चुपचाप चले जाते तो आज मैं यहां नहीं होता। तुमने साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए एक छोटे से फैसले में होती है। आर्यन बस मुस्कुरा दिया। उसे शायद ये नहीं पता था कि उसने कितना बड़ा काम किया है। उसके लिए वो बस एक इंसान की मदद थी। वे दोनों कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, जहां हवा ठंडी थी और सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी। ये शांति अब डरावनी नहीं थी, बल्कि इसमें एक नई शुरुआत की महक थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो और साजिशें चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना बुनी गई हों, वे सच्चाई की एक छोटी सी किरण के सामने नहीं टिक सकती। चुप्पी अक्सर अंधेरे को पालती है, और जब हम गलत को देखकर भी चुप रहते हैं तो हम अनजाने में उस गलत का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, बोलने और सही रास्ता चुनने की हिम्मत करता है, तो वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। विक्रम और आर्यन की ये यात्रा केवल एक जान बचाने की दौड़ नहीं थी, बल्कि ये आत्मसम्मान और अटूट विश्वास की एक मिसाल थी। अब जब आप इस कहानी के अंत तक पहुंच गए हैं, तो खुद से एक सवाल पूछें, अगर आप आर्यन की जगह होते तो क्या आप उस दिन पीछे मुड़कर देखते? याद रखिए कि हमारे छोटे से छोटे कार्य भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। सच्चाई और साहस की ये गाथा आपके दिल में हमेशा बनी रहे और आपको सही चुनाव करने की प्रेरणा दे। अगर इस कहानी ने आपको कुछ महसूस कराया है, तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें, ताकि सच्चाई की ये आवाज कभी धीमी ना पड़े। मेरे गौरवशाली देशवासियों और न्यायप्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, पर वो कभी हारती नहीं। आप भारत के किस राज्य या गौरवशाली शहर से इस समय हमारे साथ जुड़े हैं? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम ये जानना चाहते हैं कि जागृति की ये मशाल कहां-कहां जल रही है। आपको ये कहानी कैसी लगी और इसने आपके मन पर क्या प्रभाव डाला? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। हम ईश्वर से आपके और आपके परिवार के लिए अटूट सुख, शांति और सुरक्षा की मंगल कामना करते हैं। यदि आपके पास भी वीरता, न्याय या सच्चाई की कोई ऐसी अनूठी गाथा है जिसे दुनिया को सुनना चाहिए, तो उसे हमारे साथ साझा करना ना भूलें। आपकी आवाज किसी और के लिए प्रेरणा की किरण बन सकती है। सच्चाई के इस अभियान को मजबूत करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ सदैव बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों। आप भारत के किस कोने से ये कहानी सुन रहे हैं? कृपया कमेंट में अपने शहर या राज्य का नाम जरूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी आवाज कहां तक पहुंच रही है। आपको ये कहानी कैसी लगी और इसने आपके दिल को कितना छुआ? अपने विचार हमारे साथ साझा करना ना भूलें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल रहे। यदि आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची, प्रेरणादायक या साहसी कहानी है जिसे दुनिया को सुनना चाहिए, तो कृपया उसे हमें बताएं, ताकि हम उसे और भी लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी एक छोटी सी कहानी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। हमारे साथ